Assalamu alaikum. You are watching M. Guzman Official. Today our topic of discussion is communication disorders. There are basically four communication disorders, but today we will cover one communication disorder, which is language disorder. So before starting the diagnostic criteria of language disorder, we discuss about the डिफरेंस बिटवीन द स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। तो हम जो भी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जो स्पीच है, लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, इन तीनों में फ़र्क क्या है, इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले स्पीच क्या है कि हमारा जो भी हम प्रोडक्शन ऑफ हमारी साउंड है, जिस तरह से जो भी हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी आवाज़ जो निकल रही है, जिन अल्फाज की अदायगी हम कर रहे हैं वो ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं, हमारी वॉइस जो है वो क्लियर है या नहीं, हम जो उसमें फ़्लो हमारा आ रहा है वो क्लियर है या नहीं, जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं उसकी समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही, साउंड हमारा ये तो नहीं बहुत ज़्यादा लाउड है कि या बहुत ही ज़्यादा ब्लर किस्म का है कि जिसकी हमें समझ ही ना आए। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं स्पीच के अंदर। अब नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के अंदर हमारे जो स्पोकन वर्ड्स हैं, साइन लैंग्वेज है, रिटन लैंग्वेज है, इसको किस तरह से हमने बनाना है और उसको किस तरह हमारे यूज़ में लेके आना है, वो हमारा क्या है लैंग्वेज आएगा। और इसमें हमारी पिक्चर स्टोरीज भी आ जाएंगी कि हम जो भी बोल रहे हैं उसमें किस तरह के वर्ड्स बोल रहे हैं, कौन से वर्ड्स बोल रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं या आपके सामने जो लिखा हुआ आ रहा है नीचे, वो किस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, वो क्लियर है या नहीं है। अगर हम पिक्चर शो करवा रहे हैं हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर या कोई भी बात करते हुए, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए, किसी पिक्चर को इमेजिन करवा रहे हैं या डायरेक्टली दिखा रहे हैं, तो वो कितनी क्लियर है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बेसिकली हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं, हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर, आइदर इज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। तो इसमें हम वर्बली तौर पे जो भी डिलीवर कर रहे हैं वो कितना क्लियर है। अगर नॉन वर्बली तौर पे हम कोई गैसेस यूज़ कर रहे हैं, कुछ चीज़ या किसी चीज़ का हम मैप बना के दिखा रहे हैं, किसी चीज़ की शेप बना के दिखा रहे हैं, तो वो कितना क्लियर है, ये आएगा कम्युनिकेशन के अंदर। तो असेसमेंट से डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के सब पहले शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपने असेसमेंट करनी है, ख़ास तौर पे ये लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के लिए, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के लिए, आपने जब भी असेसमेंट करनी है तो आपने उस इंडिविजुअल का या उस क्लाइंट का बैकग्राउंड रीजनली, सोशली, कल्चरली ज़रूर आपने उसको चेक करना है कि वहाँ पे जो भी साइन वो जो लैंग्वेज यूज़ कर रही है वो किस तरह की है। आप उस हिसाब से अपना जो टेस्ट है वो बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे हो सकता है कि आप जो भी जहाँ पे चेक कर रहे हैं वो बहुत ही मॉडर्न इलाके में हो, वहाँ पे आवाम पढ़ी लिखी हो, लेकिन उसी टेस्ट को उठा के आप पीछे बैकवर्ड इलाके में ले जाएं जहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे हों और उनकी समझ भी कम हो, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो हम अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे इसके भी तीन ही क्राइटेरियाज हैं, ए बी एंड सी। तो फर्स्ट वाला क्राइटेरिया क्या है कि हमें जो भी क्लाइंट हो या बच्चा होगा उसको क्या होगा कि लैंग्वेज को यूज़ करने में प्रॉब्लम आएगी, उसके जो वर्ड्स की प्रोडक्शन है उसको किस तरह से बोलना है, उसको उसमें क्या आएगी प्रॉब्लम आएगी, किन किन वजूहात की वजह से आएगी, और इसमें क्या चीज़ें आएंगी, स्पोकन आ जाएगा, रिटन आ जाएगा और साइन लैंग्वेज आ जाएगा। इन तीनों लैंग्वेजेस को, तीनों स्टेजेस को वो अब कवर अप नहीं कर पाएगा, उसे इन तीनों जगह पे मसला बनेगा। क्यों बनेगा? उसकी वजूहात सबसे पहले रिड्यूस वोकैबुलरी है, उसके पास वर्ड्स का नॉलेज ही नहीं है, किस तरह से वर्ड्स को यूज़ करना है उसको ये भी नहीं पता, और उसके पास वोकैबुलरी ही नहीं है कि किस चीज़ का लैंग्वेज या ज़बान का नाम या किसी भी चीज़ का नाम अपनी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से लेना है। वोकैबुलरी उसकी क्या होगी, रिड्यूस होगी। एंड देन लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा कि उसे नहीं पता होगा कि किस तरह से
बहुत सारे वर्ड्स को आपस में मिला के एक सेंटेंस बनाना है, अपनी बात को किस तरह से कंप्लीट करना है, अगर बात को शुरू करना है तो किन वर्ड से शुरू करना है, अगर उसको ख़त्म करना है तो किस तरह से ख़त्म करना है। तो उसके पास लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, वो बात को किसी भी टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। एंड द इम्पेयरमेंट इन डिस्कोर्स, यानी इसका ये मतलब है कि अगर उसके पास फॉर एग्जांपल वर्ड्स भी हैं, नॉलेज भी है, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ सेंटेंसेस को वो आपस में रिलेट नहीं कर पाएगा, उनको कंपैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने टॉपिक को जो भी या उसकी जो भी बात है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अब इसका क्राइटेरिया बी क्या है कि इसकी वजह से आपको जो फंक्शनल लिमिटेशंस हो सकती हैं वो आपकी सोशल, एकेडमिक एंड ऑक्यूपेशनल जो भी परफॉर्मेंस है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ज़ाहिर सी बात है, सोशली तौर पे हमने जहाँ भी जाना होता है, हमने हमारा जो मेन सोर्स है वो लैंग्वेज है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सोशली तौर पे या एकेडमिक्स में या ऑक्यूपेशंस पे हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपनी बात को समझा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। और इसका ऑनसेट भी अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड के अंदर, यानी कि बिफोर द एज ऑफ 4 जो है वो ज़ाहिर हो जाता है। अब जो हमारी लैंग्वेज स्किल्स हैं, हमारे जो लैंग्वेज लर्निंग है और लैंग्वेज का जो यूज़ है, उसमें बेसिकली दो तरह के हमारी स्किल्स आ जाती हैं, जिसको हम, एक है एक्सप्रेसिव स्किल्स है एंड सेकंड वन इज़ रिसेप्टिव स्किल्स। एक्सप्रेसिव स्किल्स क्या हैं? एक्सप्रेसिव स्किल्स में हम किस तरह से अपनी जो लैंग्वेज है वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से अपने मैसेजेस को, किस तरह से हमारे अपनी बात को डिलीवर कर रहे हैं लोगों तक, ये हमारा आ जाएगा एक्सप्रेसिव स्किल्स के अंदर, जिसमें हमारी वोकल आ जाएगी और वर्बल सिग्नल्स आ जाएंगे कि हम किस तरह से बात बता रहे हैं और उसके साथ वर्बल या नॉन वर्बली सिग्नल्स किस तरह से दे के उसको क्लियर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द सेकंड वन इज़ द रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स क्या है? बेसिकली कि अगर जो भी हम आगे से मैसेज रिसीव कर रहे हैं वो हमें समझ आ रहा है, क्या अगला बंदा जो बोल रहा है या कोई जो साइन दे रहा है उसके में समझ आ रही है कि वो क्लियरली जो हम तक मैसेज आ रहा है कि वो कौन सा आ रहा है और वो अगला बंदा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली रिसेप्टिव स्किल्स इज़ रिलेटेड टू हाउ टू रिसीव द मैसेजेस फ्रॉम अदर्स। अब यहाँ पे लैंग्वेज डिसऑर्डर का जो सबसे जो मेन आमतौर पे जो प्रॉब्लम होता है वो इसकी हिस्ट्री में आपके फैमिली मेम्बर्स के अंदर ये किसी ना किसी बंदे को लाजमी आ रहा होता है। जिस बंदे को लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है उसकी फैमिली में लाजमी किसी ना किसी को लैंग्वेज इम्पेयरमेंट का प्रॉब्लम होगा। ये भी हमने असेसमेंट में चेकआउट करना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ मूव करें तो सबसे पहले जो इसके अंदर आती है वो है नॉर्मल वेरिएशंस इन लैंग्वेज। बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी जगहों में क्या होता है कि बच्चे लेट बोलना शुरू करते हैं, बहुत सारे इलाकों में बच्चे जल्दी बोलना शुरू हो जाते हैं। तो असेसमेंट करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि उसका बैकग्राउंड क्या है, किस कल्चर से, किस रीजन से या किस सोशली बैकग्राउंड से वो बंदा आया है या वो बच्चा है। जहाँ पे ये नॉर्मल वेरिएशन इन लैंग्वेजेस तो नहीं है, वहाँ पे बच्चे लेट बोलना तो स्टार्ट नहीं करते। इसको क्लियर करना है। सेकंड वन इज़ हेयरिंग एंड सेंसरी इम्पेयरमेंट। जो भी बच्चा है उसको किसी किस्म का हेयरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, ये ना हो कि वो सुन ना पाता हो जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा, या ज़ाहिर सी बात है जब सुन नहीं पा रहा तो समझ नहीं आ रही उसे कि अगला बंदा क्या मुझे मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहा, क्लियर नहीं बोल पा रहा। या उसकी आई साइट वीक तो नहीं है जिसकी वजह से अगर वो क्लास में है तो वो चीज़ों को अच्छे से देख नहीं पाता, जिसकी वजह से उसे लिखा जाएगा अच्छे तरीके से, ना ही वो आगे वो डिलीवर कर सकेगा। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है किसी किस्म का, फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी तो नहीं है या कोई और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस तो नहीं है उसके अंदर जिसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रही। ये मेडिकली ये भी हमने चेकआउट करना होता है। एंड लैंग्वेज रिग्रेशन बेसिकली इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं। ये लॉस ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज है। इसमें दो तरह की कंडीशंस हैं कि एक वो बच्चे जो 3 साल से छोटे होते हैं या 3 साल से जिनकी उम्र कम होती है उनके अंदर लैंग्वेज रिग्रेशन इस तरह से है कि अगर लैंग्वेज रिग्रेशन होगा तो मे बी वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का साइन हो सकता है या किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का साइन हो सकता है। और जो बच्चे 3 साल से ज़्यादा उम्र के होंगे में उनके अंदर सीजर्स की सिम्टम्स हो सकती हैं।
तो आपने या जब किसी साइकोलॉजिस्ट ने, आपने एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर किसी को चेक करना है, किसी की असेसमेंट करनी है जिसको लैंग्वेज डिसऑर्डर है, तो आपने उसके अंदर से एपिलेप्सी के प्रॉब्लम्स हैं जो यानी कि न्यूरोलॉजिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक्सक्लूड करना है, उसे किसी किस्म की लैंग्वेज प्रॉब्लम ना होगी, तभी हम उसको अच्छे तरीके से उसको कवर अप कर पाएंगे और उसको उसके ट्रीटमेंट को हम अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट द लैंग्वेज डिसऑर्डर. इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स and you can also give me the feedback in your comments. Thank you very much.